हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वकार हसन एंड आई एम फ्रॉम 44th कॉमन। आज ये जो लेक्चर है ये ऐसे पैसे सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें मैं आपको एक फ्लो शीट डायग्राम शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। अगर आप अपना ऐसे इस पैटर्न पे लिख लें, कंप्लीट कर लें, तो एक तो आपका ऐसे रेलेवेंट होगा, टू द पॉइंट होगा और जो पूछा गया है उसके मुताबिक होगा। दूसरा, उसका स्ट्रक्चर ज़बरदस्त होगा, स्ट्रक्चर वाइज आपका ऐसे बिल्कुल कंप्लीट होगा। और अगर आप ये फ्लो शीट फॉलो करते हैं, इसके मुताबिक ये जो मैंने पार्ट्स लिखे हैं आप ऐसे लिखते हैं अपना, तो आपके पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत मैटर करता है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने फ्लो शीट बनाई है, इसका किस तरह से आपने इसको फॉलो करना है और इन पार्ट्स का क्या क्या मतलब है। लेकिन पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि लेक्चर्स आपके लिए बनाता हूँ मैं। सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो लेक्चर बनाता हूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे साथ साथ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपका ऐसे है उसमें आपको पता होना चाहिए कि ऐसे के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। ऐसे में इंट्रोडक्शन होता है, आपकी बॉडी होती है और कंक्लूजन होता है। लेकिन इंट्रोडक्शन में क्या होता है, बॉडी में क्या होता है, कंक्लूजन में क्या होता है, ये भी पता होना चाहिए। लेकिन इससे भी पहले ये पता होना चाहिए कि ये तीनों चीज़ें लिखनी कैसे हैं। आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है, पहला स्टेप होता है ऐसे का, आपके सामने कोई भी टॉपिक आए, पहला स्टेप फॉलो करें ब्रेनस्टॉर्मिंग का। ब्रेनस्टॉर्मिंग से मुराद ये है कि आप जो टॉपिक आता है उसको पेज के दरमियान में लिख लें, उससे रिलेटेड जो भी आइडियाज़ आपके जहन में आते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड उनको साइड पे, सर्कल की साइड पे लिखते जाएं। और फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में जो आइडियाज़ आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग में लिखे होते हैं उनको आप सेकंड स्टेप में रफ़ आउटलाइन में एक रफ़ आउटलाइन बनाते जाएं और उनको अरेंज कर लें कि मैंने इंट्रोडक्शन में कौन से पॉइंट्स लिखने हैं, इसमें से बॉडी पैराग्राफ में कौन से पॉइंट डिस्कस करने हैं और कंक्लूजन में कौन से लिखने हैं और सजेशंस में कौन से लिखने हैं। ये जो दो स्टेप्स हैं आपके ब्रेनस्टॉर्मिंग के और रफ आउटलाइन बनाने के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका सारा ऐसे, ये सारा ऐसे आपका डिपेंड करता है इन दो पॉइंट्स पे। इन दो स्टेप्स को अगर आपने ठीक तरह से किया तो आपका सारा ऐसे ठीक हो जाता है। अगर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग और रफ आउटलाइन ठीक नहीं बना पाते और अरेंज नहीं कर पाते पॉइंट्स को ठीक, आपका सारा ऐसे डिस्टर्ब हो जाएगा। ये बात भूल जाएं कि आपका टॉपिक कौन सा आता है। आप ये स्टेप्स ज़रूर सीखें, आपका पहला ब्रेनस्टॉर्मिंग और फिर रफ आउटलाइन बनाने वाला। ये स्टेप्स आपके अच्छे आपको आने चाहिए। फिर कोई भी टॉपिक आए आप रेलिवेंट पॉइंट्स बना ही लेते हैं। तो ये तो पहले दो स्टेप्स हैं जो आपको करने चाहिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग करें सुकून से, फिर उसकी रफ आउटलाइन बनाएं, रफ आउटलाइन में पॉइंट्स को अरेंज करें उसी पैटर्न से जिस तरह आपने ऐसे में पॉइंट्स अपने लिखने हैं। तो ये दो स्टेप्स आपने फॉलो कर लिए। इसके बाद आता है तीसरा स्टेप, वो होगा आपका इंट्रोडक्शन लिखने का। इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर पढ़ता होता है और आपको इसको सही तरह लिखना चाहिए। आप कैसे लिखना है मैं बताता हूँ। इंट्रोडक्शन के मैंने पार्ट्स लिख दिए हैं। अब इंट्रोडक्शन के भी मैंने पार्ट्स बना दिए हैं ताकि आपके जहन में अगर ये पार्ट्स होंगे तो आपका इंट्रोडक्शन खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग और रफ आउटलाइन की मदद से जो पॉइंट्स आप कलेक्ट करते हैं उनकी बेस पे आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं। पहले आप स्टार्टर्स लिखते हैं। स्टार्टर्स दो जुमले होते हैं जो कि आपको टॉपिक की तरफ ले के जाते हैं। आप कभी भी डायरेक्टली टॉपिक को हिट नहीं करते। कुछ बच्चे डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं, टॉपिक को नहीं करना चाहिए। अगर आप डेफिनेशन से टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो आप रिफ्लेक्ट ही कर रहे होते हैं कि आपके पास नॉलेज है ही नहीं, आपके पास रिक्वायर्ड मटेरियल ही नहीं है ऐसे में लिखने के लिए ना। तो कभी भी डेफिनेशन स्टार्ट नहीं करते हैं, हमेशा स्टार्टर्स से स्टार्ट करते हैं, टॉपिक की तरफ जाया जाता है। और इस पे इंट्रोडक्शन पे मैंने मेरी प्लेलिस्ट में आप जाएं तो ऐसे की प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैंने पूरे इंट्रोडक्शन बना के शेयर किए हुए हैं, उसमें स्टार्टर लिखे हैं, आपको वहाँ समझ आ जाएगी। पहले दो जुमले स्टार्टर्स होते हैं। तीसरा जो जुमला है थर्ड स्टेटमेंट, थीसिस स्टेटमेंट होता है। थीसिस स्टेटमेंट कम्प्लेक्स स्टेटमेंट होता है, सिंगल स्टेटमेंट होता है। ये आपके ऐसे का क्रक्स होता है, आपके ऐसे का मेन पॉइंट, मेन थीम बता रहा होता है। इसमें दो ज़्यादा आइडियाज़ होते हैं, 5-6 आइडियाज़ हो सकते हैं। थीसिस स्टेटमेंट्स के भी 5, 7, 10 लेक्चर मैंने अपनी प्लेलिस्ट में शेयर किए हैं। आप बन जाएं, आपको थीसिस स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्योंकि मैंने थीसिस स्टेटमेंट बहुत सारे बना के शेयर किए हैं।
तो पहले स्टार्टर्स आ गए 2, थर्ड स्टेटमेंट थीसिस स्टेटमेंट आ गया। उसके बाद थीसिस स्टेटमेंट के बाद आप 2-3 जुमले थ्योरी बिल्डिंग के करते हैं। थ्योरी बिल्डिंग से क्या मुराद है, थीसिस लिखने के बाद आप जब नेक्स्ट लाइन लिखते हैं तो आप डायरेक्टली फैक्टर्स पर नहीं जाते या डायरेक्टली वो पॉइंट्स नहीं लिखते जो कि आपने एसे में डिस्कस करने हैं। आप एक ट्रांजिशन बनाते हैं ताकि थीसिस से आप वो पॉइंट्स जो कि आपने एसे में डिस्कस करने हैं उन तक एक स्मूथ ट्रांजिशन बनाएं, एक स्मूथ तरीके से कन्वर्ट करें, थीसिस से निकलें और उन पॉइंट्स जो आपने एसे में डिस्कस करने हैं उनमें एंटर हो आप एक स्मूथ तरीके से, डायरेक्टली नहीं जाते होते। तो ये आपकी थ्योरी बिल्डिंग का नेक्स्ट 2-3 जुमले आ गए। फिर वो सारे पॉइंट्स या फैक्टर्स या कॉजेज़ वो आपने लिखने होते हैं 1 बाय 1 करके अपने इंट्रोडक्शन में कि मैं ये कॉजेज़ या ये फैक्टर्स अपने एसे में डिस्कस करूँगा। कभी भी इफेक्ट्स नहीं लिखते अपने इंट्रोडक्शन में, सिर्फ कॉजेज़ लिखते हैं या वो फैक्टर्स लिखते हैं जो कि आपने एसे में आगे बॉडी पैराग्राफ में डिस्कस करने हैं 1 बाय 1 करके। और फिर एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट होती है आपके इंट्रोडक्शन की जो कि इंट्रोडक्शन से आपको निकालती है बाहर और नेक्स्ट पैराग्राफ में एंटर करती है। ये एक पैराग्राफ है, इसमें कोई ब्रेक नहीं है। स्टार्टर्स 2 जुमले, उसके बाद फ़ौरन तीसरा जुमला थीसिस स्टेटमेंट, कम्प्लेक्स जुमला जो कि आपका करक्स होता है। उसके बाद फ़ौरन 2-3 जुमले थ्योरी बिल्डिंग के, फ़ौरन आपके सारे जुमले आना शुरू हो जाएंगे फैक्टर्स के, वो पॉइंट्स के जो आप ऐसे में डिस्कस करना चाहते हैं। और उसके बाद फ़ौरन कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। ये सीक्वेंस से चलते हैं, एक लाइन के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरा सेंटेंस, फिर चौथा। इनमें ब्रेक नहीं होता, एक सिंगल पैराग्राफ होता है ये आपका 2 से 3 पेजेस पे जा सकता है इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ। अगर आप ये सारे पार्ट्स फॉलो करें, इंट्रोडक्शन आप आराम से लिख लेंगे। अगर आपने यहाँ पे प्लानिंग ठीक की होगी तो इन पॉइंट्स को आप सीक्वेंस वाइज यहाँ पे उतार लेंगे इस फार्मूला के तहत, तो आपका इंट्रोडक्शन क्लियर हो जाता है। स्टार्टर्स, थीसिस स्टेटमेंट, थ्योरी, फैक्टर्स और कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के बाद इंट्रोडक्शन आपका हो गया। अब इंट्रोडक्शन लिखने के बाद नेक्स्ट पैराग्राफ होता है जो कि आपने नेक्स्ट पेज से शुरू करना होता है। वाज़ेह रहे कि नेक्स्ट पैराग्राफ पता लगना चाहिए कि आप नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू कर रहे हैं, थोड़ी स्पेस छोड़ दिया करें स्टार्ट में, लाइन के स्टार्ट में इतनी सारी स्पेस छोड़ दिया करें। नेक्स्ट आपके जो बॉडी पैराग्राफ आ रहे होते हैं वो नेक पार्ट। अब नेक पार्ट क्या होता है, आपने ऐसे में अगर डेफिनेशन और टाइप्स लिखनी है तो वो एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिख दें, लेकिन वो ऐसे इंट्रोडक्शन में नहीं लिखते, वो नेक पार्ट में लिखते होते हैं। एक पैराग्राफ आपका डेफिनेशन टाइप्स पे आ जाता है, एक पैराग्राफ आप हिस्ट्री पे लिख लेते हैं, टॉपिक हिस्ट्री अगर हो तो, करंट सिनेरियो हो तो एक पैराग्राफ आप करंट सिनेरियो पे लिख लेते हैं। इंट्रोडक्शन के एक पैराग्राफ के बाद ये 3 पैराग्राफ बन सकते हैं आपके नेक पार्ट के, यानी कि इंट्रोडक्शन एक पैराग्राफ हो गया, नेक्स्ट 3 पैराग्राफ आपके नेक पार्ट के होंगे, लेकिन उन 3 पैराग्राफ में हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे, इसके अलावा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। ये जो 3 पैराग्राफ आपके बनेंगे, डेफिनेशन टाइप्स का एक पैराग्राफ, हिस्ट्री का एक पैराग्राफ, करंट सिनेरियो का एक पैराग्राफ, ये जो 3 पैराग्राफ बनाएंगे ये एक पेज के बनाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनाएंगे। इंट्रोडक्शन आपका 3 पेजेस का हो सकता है, 2 पेजेस का होना चाहिए, 2 पेजेस का, लेकिन अगले जो पैराग्राफ आते हैं नेक पार्ट के वो आपके एक पेज से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, मैक्सिमम में एक पेज डेफिनेशन टाइप्स पे लिख लें, एक पेज हिस्ट्री पे लिख लें, एक पेज करंट सिनेरियो पे लिख लें, तो आपकी नेक पार्ट कंप्लीट हो जाएगी। नेक पार्ट के बाद बॉडी आ जाती है आपकी ऐसे की, जिसमें आपने ये पॉइंट्स डिस्कस करने होते हैं जो आपने इंट्रोडक्शन में बताए होते हैं कि मैं ये पॉइंट्स आगे जाके डिस्कस करूँगा बॉडी पैराग्राफ में। अब तरीका क्या होता है, आपने अगर इंट्रोडक्शन में 6 पॉइंट्स लिखे हैं कि मैं ये 6 पॉइंट डिस्कस करूँगा, उन 6 पॉइंट्स में से एक पॉइंट पे एक बॉडी पैराग्राफ बनता है। 6 पॉइंट्स हो गए तो 6 बॉडी पैराग्राफ बनते हैं आपके, यानी कि देखिए सीक्वेंस सिमेट्री है, एक जो भी आपने पॉइंट्स से फैक्टर इंट्रोडक्शन में लिखे एक एक करके, उन्हीं एक पॉइंट को उठाते जाएंगे और एक पॉइंट के अगेंस्ट एक बॉडी पैराग्राफ बना देंगे, सेकंड के अगेंस्ट दूसरा बॉडी पैराग्राफ बना देंगे, थर्ड के अगेंस्ट तीसरा बॉडी पैराग्राफ बना देंगे। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट्स आपने लिखे होते हैं इंट्रोडक्शन में कि मैं ये डिस्कस करूँगा ऐसे में, और डिस्कस कहाँ करते हैं, बॉडी पैराग्राफ्स में जाकर डिस्कस करते हैं। आपका बॉडी पैराग्राफ एक पेज का होना चाहिए। आपके ये जो पॉइंट्स हैं एक एक पॉइंट आप उठाते जाते हैं, एक एक बॉडी पैराग्राफ बनाते जाते हैं। बॉडी पैराग्राफ का पहला स्टेटमेंट टॉपिक स्टेटमेंट होता है जो कि एक आइडिया को डील कर रहा होता है, उस एक पॉइंट को डील कर रहा होता है जो कि आपने इंट्रोडक्शन में लिखा होता है। हर एक पॉइंट का एक टॉपिक स्टेटमेंट बनाते जाते हैं और पूरा बॉडी पैराग्राफ लिखते जाते हैं। तो पहले बॉडी पैराग्राफ आएगा, पहले पॉइंट पे एक उसका टॉपिक स्टेटमेंट होगा जो कि आपका स्टैंड बताएगा, उस पॉइंट जो आपने पॉइंट इंट्रोडक्शन में लिखा है उससे रिलेटेड होगा, उसी का यहाँ पे वो बताएगा। फिर आप उस टॉपिक स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। देखें, टॉपिक स्टेटमेंट आपका थीसिस को प्रूव करने के लिए होना चाहिए, थीसिस रेलेवेंट होना चाहिए।
जो पॉइंट्स आप इंट्रोडक्शन में लिखते हैं कि मैंने थीसिस ये दिया है और ये पॉइंट्स हैं जिनकी मदद से मैं अपना थीसिस प्रूव करूँगा, उन पॉइंट्स से आप बॉडी पैराग्राफ्स बनाते हैं, एक पॉइंट से एक बॉडी पैराग्राफ बनाते हैं। लेकिन बॉडी पैराग्राफ्स को फिर प्रूव करना होता है। अगर आपने एक टॉपिक स्टेटमेंट बना दिया है कि ग्लोबल वार्मिंग डिफॉरेस्टेशन की वजह से है, तो फिर आपने बाकी पैराग्राफ में इस बात को प्रूव करना होता है कि जो आपने बात कही है टॉपिक स्टेटमेंट में कि जो ग्लोबल वार्मिंग और डिफॉरेस्टेशन की वजह से, अब आप प्रूव करेंगे उसको। कैसे प्रूव करेंगे? रीज़न दे के। आप किसी कोटेशन बता देंगे कि किसी ने इसके बारे में क्या कहा है, नंबर्स हैं तो वो दे देंगे, कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेंगे एरियाज़ का, कंट्रीज़ का, कंक्लूड करेंगे, रियल पिक्चर पेश करें यहाँ पे। तो बॉडी पैराग्राफ को भी आप इस फार्मूला से प्रूव कर सकते हैं। अगर ये सारे पॉइंट्स आपको नहीं आते, 2-3 फॉलो कर लें, 2-3 फॉलो करेंगे, आपका बॉडी पैराग्राफ एक पेज का बन जाएगा। बॉडी पैराग्राफ की लेंथ भी मैक्सिमम एक पेज होनी चाहिए। अगर आपने 6 पॉइंट्स यहाँ पे बताए हैं, ग्लोबल वार्मिंग के 6 काजेज़ बताए हैं, तो एक कॉज का एक बॉडी पैराग्राफ, दूसरे कॉज का दूसरा बॉडी पैराग्राफ, तीसरे कॉज का तीसरा बॉडी पैराग्राफ, 6 बॉडी पैराग्राफ आपके बन जाएंगे कॉजेज़ के। और उनमें प्रूव करेंगे आप अपने टॉपिक स्टेटमेंट्स को। टॉपिक स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट होता है, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट आखिरी स्टेटमेंट होता है, दरमियान में ये जो सारी बात होती है, ये डिस्कशन होती है, इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ बॉडी पैराग्राफ। बॉडी पैराग्राफ की भी बॉडी होती है, हेड होता है टॉपिक स्टेटमेंट, बॉडी होती है ये डिस्कशन वाले पॉइंट्स, और टेल होती है ये। तो बॉडी पैराग्राफ का ही पैटर्न होता है अगर आप फॉलो करें। तो इस तरह आपने कॉजेज़ के बॉडी पैराग्राफ लिख दिए, फिर आपने इन्हीं कॉजेज़ के अगेंस्ट इफेक्ट्स के बॉडी पैराग्राफ लिखने होते हैं। अगर आपने कॉजेज़ दिए हैं तो इफेक्ट्स भी देने होते हैं। तो 6 अगर बॉडी पैराग्राफ आपके कॉजेज़ के थे, 6 इफेक्ट्स के आ जाएंगे इसी सेम पैटर्न पे। तो आप बॉडी पैराग्राफ इस तरह प्रूव करते हैं। अगर आपको इसका सैंपल देखना है, मेरी प्लेलिस्ट में जाएं, मैंने ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर बॉडी पैराग्राफ बनाया, कॉजेज़ का भी, बॉडी पैराग्राफ बनाया, इफेक्ट्स का भी। आप वो पढ़ेंगे, आपको सारा फार्मूला मैंने अप्लाई करके दिखाया है कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं इस फार्मूला को। तो ये आपका कितना स्टेप है जी? 5वां स्टेप। हमने शुरू कहाँ से किया था? ब्रेनस्टॉर्मिंग की, रफ आउटलाइन बनाई, उससे इंट्रोडक्शन लिखा, फिर नेक पार्ट लिखा, फिर बॉडी पैराग्राफ लिखे। 6 स्टेप है आपके सजेशंस का। सजेशंस अगर आपके पास 10-15 सजेशंस हैं, लॉजिकल होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए। आप या एक पैराग्राफ में लिख लें या सजेशंस को डिवाइड कर लें, 2 पैराग्राफ में लिख लें। एक पैराग्राफ में 6 लिख लें, एक नेक्स्ट पैराग्राफ में 6 सजेशन लिख लें। तो सजेशन के भी 2 पैराग्राफ हो सकते हैं, एक पेज के या 2-2 पेजेस के। सबसे इंपॉर्टेंट आ गया कंक्लूजन कैसे करते हैं। आखिरी स्टेप है आपका कंक्लूजन। स्टार्ट करते हैं थीसिस स्टेटमेंट से। थीसिस स्टेटमेंट आपका होता यही है, आइडिया यही होता है, वर्ड्स डिफरेंट होते हैं। तो इसी थीसिस स्टेटमेंट को डिफरेंट वर्ड्स में आप कंक्लूजन में लिखें। पहला स्टेटमेंट याद रखें, पहला स्टेटमेंट कंक्लूजन का होता है आपका थीसिस स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट मैं आपको फिर बता रहा हूँ, पहला स्टेटमेंट होता है कंक्लूजन का थीसिस स्टेटमेंट। अच्छा, थीसिस के बाद कंक्लूजन में क्या लिखते हैं? बच्चे गलती क्या करते हैं, तमाम जो इंट्रोडक्शन में बातें लिखी होती है वो कंक्लूजन में लिख देते हैं। नहीं, कंक्लूजन में आपने अपना फाइनल व्यू पॉइंट देना होता है टॉपिक के बारे में, अपना ओपिनियन देना होता है अपने लफ्ज़ों में। तो आपने ऐसे के पॉइंट्स कंक्लूजन में रिपीट नहीं करने, आपने थीसिस लिखना है, उसके बाद आपने अपना ओपिनियन लिखना शुरू कर देना है, अपना फाइनल व्यू पॉइंट लिखना शुरू कर देना है टॉपिक के बारे में कि मेरा जो मैंने स्टैंड लिया है इस ऐसे में, उसमें मेरा ओपिनियन ये है, ये मेरा फाइनल व्यू पॉइंट है इस टॉपिक के बारे में, ये मेरी फाइनल से है इस टॉपिक के बारे में। तो कंक्लूजन में थीसिस लिखने के बाद हमेशा अपनी फाइनल से देते हैं, फाइनल व्यू पॉइंट देते हैं, कभी भी ऐसे वाले पॉइंट्स रिपीट नहीं करते, अपना ओपिनियन बिल्ड करते हैं कंक्लूजन में, वो आप कंक्लूजन में लिखते होते हैं। और आखिरी 1-2 जुमलों में फूड फॉर थॉट देते हैं या फ्यूचर रिफ्लेक्शन दे देते हैं कंक्लूजन में एग्जामिनर को। ये वो आपके 7 स्टेप्स हैं। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ, कंक्लूजन पे भी मैंने एक पूरा कंक्लूजन लिख के अपनी प्लेलिस्ट में शेयर किया है। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएं, आपको इंट्रोडक्शन भी मिलेगा लिखा हुआ, बॉडी पैराग्राफ्स भी मिलेंगे, कंक्लूजन भी मिलेगा लिखा, सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा, इन डिटेल डिस्कस किया मैंने। आपको सैम्पल वहाँ पे मिल जाएगा मेरी प्लेलिस्ट में, वहाँ जाके आप सारे सैम्पल देख सकते हैं। लेकिन अगर आप ये 7 स्टेप्स फॉलो करें तो मैं आपको बता रहा हूँ आपके ऐसे का स्ट्रक्चर एक ज़बरदस्त स्ट्रक्चर होगा और आप फेल नहीं होंगे फिर, प्रोवाइडेड आपकी ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। स्ट्रक्चर फॉलो करें ऐसे का, और उसमें सबसे ज़्यादा फाउंडेशन आपकी बिल्ड होती है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग और रफ आउटलाइन पे होती है। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अच्छा काम आप यहाँ पे करेंगे उतना ज़्यादा आपका ये ऐसे अच्छा होगा। इसको अगर आप याद कर लें सारे पार्ट्स को, इनको आप फॉलो करें अपने ऐसे में लिखते वक्त कि मैंने ये सारे पॉइंट्स बारी बारी फॉलो करने हैं, इसके मुताबिक ऐसे लिखना है, तो आप देखेंगे कि आपका ऐसे बड़ा कोहेरेंट, टू द पॉइंट, वेल कनेक्टेड और इम्प्रेसिव होगा। आखिर में एक काम नहीं भूलना, नीट आउटलाइन बनाना। ऐसे के स्टार्ट में नीट आउटलाइन बनाते हैं,
लेकिन वो आप ऐसे को देख के बनाते हैं एंड पे। ऐसे लिखने के बाद ऐसे को देख के नीट आउटलाइन स्टार्ट में बनाते हैं ताकि आपकी आउटलाइन भी रेलिवेंट हो। तो ये ऐसे के बारे में था। एक फ्लो शीट मैंने दे दी है, आप सब ये शेयर करें उन बच्चों के लिए जिनको ऐसे एक स्ट्रक्चर नहीं पता, ताकि वो आराम से इसको फॉलो करें, उनको भी बेनिफिट हो जो कि अकेडमीज़ अफोर्ड नहीं करते, जो कि अकेडमीज़ नहीं जा सकते। सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये टिप्स मैं शेयर करता रहूँगा, मज़ीद ऐसे शेयर करता रहूँगा। मेरी प्लेलिस्ट में बहुत सारे सॉल्व ऐसे मैंने आप पूरे के पूरे ऐसे किए हैं डाउनलोड, आपको अपलोड कर दिए हैं। आपको मैंने प्रेसी पे हर लेक्चर दिए, ग्रामर के ऊपर हर लेक्चर शेयर कर रहा हूँ। आप प्लेलिस्ट विजिट करें, आपको सारी गाइडेंस मिल जाएगी ऐसे और प्रेसी के ऊपर। सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको शेयर कीजिए और दुआ में याद रखिए। थैंक यू सो मच।